है सेकेंड चैप्टर फ्रॉम योर बुक। हाँ, उसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतिकी का, जिसमें है हमारा फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? तो वैद्युत फ्लक्स का मतलब होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं, जो हम लोग कल पढ़ा था जो हमने उस दिन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जितने लाइन से गुजरते हैं किसी बॉडी से, मान लो ये सपोज ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना। अब इस बॉडी से अगर मेरा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है इधर से, हम उसकी बात करते हैं फ्लक्स में। और फ्लक्स को, जैसा कि आपको पता है फ्लक्स, ठीक है, तो फ्लक्स में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है? हाँ जी, फ्लक्स में क्या क्या बातें हमें पढ़नी है? तो पहले तो फ्लक्स की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। क्या होगी डेफिनेशन? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये संख्या है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? फाई ई से। कैसे करते हैं? यहाँ पर डेफिनेशन है, और ये हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। कैसे करते हैं? फाई। फाई ये ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है फ्लक्स के नंबर की संख्या को फाई से दिखाते हैं। फिर उसकी उसका फार्मूला, सूत्र क्या है उसका, ठीक है। सूत्र के बाद उसका अम, अ, सूत्र के बाद हमारा आता है उसका डायमेंशन क्या है। डायमेंशन मतलब वीमा, हाँ जी, डायमेंशन या वीमा क्या है इसकी, ठीक है। तो ये बातें हमें पढ़नी है। और सबसे पहले फाई से जो फार्मूला आता है वो कैसे आता है, ठीक। तो हमने जैसे यहाँ पृष्ठ बनाया था, इस पृष्ठ का हम छोटे से सरफेस से फ्लक्स जो पास हो रहा है उसको लिखेंगे ई डी ए, ठीक है। ई डी ए अगर वो किसी एंगल पे होगा, क्योंकि वो किसी एंगल पे भी है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस का थीटा। कॉस का थीटा, जिस एंगल से वो गुजर रहा है वो, ठीक। तो हम इस एंगल को अगर मैक्सिमम लेंगे, अब डी फाई क्या होगा? इंटीग्रेट करने पर, और इंटीग्रेटिंग इसका समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेटिंग या समाकलन करने पर ये हो जाएगा फाई, मतलब समेशन ऑफ फाई हो जाएगा। और ये हो जाएगा समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। तो ये जो फाई हो जाएगा वो हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। तो ई इंटू का ए, ये हो जाएगा फाई और कॉस का थीटा, ठीक। जिस भी सरफेस की हम बात कर रहे हैं उसका एरिया और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसे वहाँ से वहाँ पर रखा हुआ है वो, और फिर उसका कॉस थीटा। ई हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है। जो भी तीव्रता ई की होगी, तो फाई हमारी मैक्सिमम क्या हो जाएगी? तो मैक्सिमम हो जाएगा हमारा ई ए, ठीक है। कॉस थीटा हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा जो है वो 90 डिग्री के लिए 0 होती है, और कॉस थीटा जो है 0 डिग्री के लिए 1 होती है। तो हमने क्या लिया? हमारा जो क्षेत्र सदिश है और जो फ्लक्स की रेखाएं हैं उनमें कोई कोण नहीं है, और कोण क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये तो फॉर्मूला हो गया, फाई इजिकल्स टू ई ए कॉस थीटा या ई ए, फाई इजिकल्स टू ई ए। इस फॉर्मूले से तो हम आगे यूज़ करेंगे इसको डेरिवेशन के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें आई। एक तो आया क्षेत्र सदिश, जो मैंने बोला कि ये एंगल की मैंने बात की, कॉस थीटा 0 कॉस 90, तो आपने देखा एंगल आ गया। एंगल कहाँ से आया? किस बात का एंगल है ये? इसकी चर्चा करनी है। और फिर एक होता है डी ओमेगा। डी ओमेगा यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हमारी, ठीक है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट करके कॉपी कर लोगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वीमा अभी बच रहा है। अभी हमने सिर्फ इसकी बात की है, सूत्र की बात की, डेविमा की बात नहीं की। वीमा की बात वहाँ पे करेंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें जो यहाँ पे आ गई वो आई क्षेत्रफल सदिश। हाँ, क्षेत्रफल सदिश। तो ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि जो एंगल थीटा है वो कैसे आया। सपोज मेरी ये बॉडी है, ठीक। अब इस बॉडी का जो एरिया वेक्टर है, मतलब इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो दिक् विन्यास है, जिस तरह से ये वस्तु रखी हुई है वो इस तरह इधर की रखी हुई है, ठीक है। मतलब इसका बॉडी ऐसा, अगर आप इसको चपटा प्लेट मानोगे तो प्लेट ऐसे खड़ा है अभी स्थिति में, ठीक है। अगर मैं इस डी ए को ऊपर कर देता हूँ तो प्लेट लेटा हुआ है, ठीक है। तो ये दिक् विन्यास होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसका दिक् विन्यास किस तरीके से है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब हमने अगर यहाँ पे डी ए ई ऐसे कर दिया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, तो हमने देखा कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और जो हमारा एरिया है उसमें कोई एंगल नहीं है, ठीक है, पैरेलल है, एंगल 0 है डिग्री। और यही वाली हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमारा फाई हो जाएगा ई ए। क्या हो जाएगा?
ये, और इसी केस पे हम आंसर लाते हैं ये वाले केस पे, ठीक है। बट अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाता, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्स ऊपर से नीचे हो जाता, ये अगर ऐसे हो जाता हमारा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, तो हमारा अब एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है, और उस कॉस थीटा पे 90 हमारा जीरो आ रहा था और पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएगा और इस पे कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। और आप इमेजिन करोगे अगर, तो ये जो ऑब्जेक्ट हो कैसे रखा है, खड़ा रखा हुआ है डायरेक्ट, और हमारा लाइन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये उसको ऊपर नीचे से गुजर जाएगा, तो हम लोग उसको क्या मानेंगे, हम उसको थिन प्लेट मानते हैं, ठीक है। हमारा सिर्फ एरिया है इसमें, विथ नहीं है इसमें, ठीक। तो ये होता है दिक विन्यास की चीज़ का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना। आगे कितने सवाल हैं जो आपके इसी बात पे निर्भर करेंगे, इसी कुछ कुछ फ्लक्स वहाँ जीरो होगा, कुछ फ्लक्स वहाँ पे आंसर आएगा, तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, प्लस सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंगल का पता होना जरूरी है कि जो एंगल की बात यहाँ हुई थी ये कॉस थीटा वाले में, वो एंगल ये वाली थी, ठीक है। ये एंगल की हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या एंगल बना रही है। दूसरा है सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल को हम ओमेगा बोलते हैं, ये काफ़ी क्रूशियल पॉइंट होता है ओमेगा के लिए। अब ओमेगा क्या होता है, तो अगर हम छोटी सी एंगल की बात, ओमेगा होता क्या है, मतलब किसी सरफेस, कोई अगर सरफेस है, उस सरफेस का उसके केंद्र तक जितना एरिया बनता है, उतना एरिया उसके सरफेस के ऊपर अगर हम ले रहे हैं, तो उस एरिया का जो सरफेस एरिया, वो उससे कहते हैं सॉलिड एंगल कहते हैं। मतलब अगर मेरी ये एक स्फेरिकल बॉल है, तो उसकी सेंटर तक का एरिया कुछ है, ठीक, जितना भी एरिया यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक का एरिया है, इस एरिया पे इसके सरफेस के ऊपर हम उतना ही एरिया लेंगे जितना इसका इस बाहर वाली जगह से, सतह से लेकर के केंद्र तक जितना एरिया वो कवर कर रहा है, उतना कवर हम सरफेस एरिया पर, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर रखेंगे। वो एरिया का जो कोण बनेगा उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, जिसे कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं, ओमेगा। तो बेसिकली ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारा छोटे से एरिया का रेडियल दूरी कितना है, वो तो डी ए अपॉन आर का स्क्वायर, ओके। तो डी ओमेगा हमारा क्या था, डी ए अपॉन का आर स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा के वैल्यू आप समझ गए हो कि सरफेस के ऊपर वो एरिया जो उसके सेंटर तक एरिया बनने वाला है, उसको हम डी ओमेगा कहते हैं, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर अगर किसी एंगल की बात होती, कोई अगर एंगल होता, तो यहाँ पे होता डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये होता ना। लेकिन अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पे ये ओमेगा हो जाएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत है समाकलन करने पर, ठीक है। तो वो हमने नहीं लिखा यहाँ पे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कॉस थीटा को हम फिर से ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमने फिर से वही बात बोला कि मैक्सिमम लेके चलना है, बिकॉज हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम मैक्सिमम चाहिए, बस पूरा फुल मिला ना, तो कॉस थीटा एंगल एंगल नहीं आएगा, पूरा फुल आएगा। फुल कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 डिग्री एंगल पे, तो हमें हमारा ओमेगा हो जाएगा ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ए अपॉन आर स्क्वायर, तो किसी भी गोल सरफेस का एरिया क्या होता है, मतलब एक स्फीयर का एरिया क्या होता है, तो किसी भी स्फीयर का, किसी भी गोले का ऐसे होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन का आर स्क्वायर ओमेगा, तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा और ओमेगा हमारा आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आगे चल करके हमारे फ्लक्स के गॉस के नियम में उपयोग होगा इसका, है ना। इस सेम फॉर्मूले का उपयोग होगा गॉस के नियम में, नोट डाउन कर लो, उसको याद कर लो। अभी आगे ड्राइव करूँगा गॉस का नियम, तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा क्या छूटा था, तो अगला टॉपिक हमने देख लिया कैसे, वो जो जो दो बातें थी हमारी, एरिया वाली और सॉलिड एंगल वाली, ओमेगा वाली, उसका सेम सेम यूज करेंगे अभी हम गॉस के नियम में, ठीक है। तो गॉस का नियम, अच्छा, तो हमारी फ्लक्स में वीमा छूट रहा था, फ्लक्स, अब फ्लक्स का वीमा रटने की कोई बात नहीं है, जो बच्चा वीमा रट रहा है क्या ही बताओ उसके बारे में, वीमा नहीं रटना है आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ, ई इंटू ए आपने पढ़ रखा है, तो भाई ई आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ई क्या है, एफ अपॉन का क्यू है ना, यही तो पढ़ते आ रहे हो ना। एफ अपॉन एफ क्या होता है, न्यूटन होता है, क्यू क्या होता है, कूलम होता है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आ गया ना, फ्लक्स क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। रटने की बात है, बहुत बड़ी, रटने को पड़ेगा। ये हमारा है डायमेंशन, इसका फॉर्मूला। लेकिन इसकी बीमा क्या है, अगर बीमा की हम बात करें, विमीय सूत्र क्या है इसका, तो बीमा बीमा इसका हो जाएगा, बीमा इसका हो जाएगा फाइव में सबसे पहले है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, ठीक है। तो न्यूटन क्या है, न्यूटन है MLT-2, ये रटने की बात नहीं है। जिसको नहीं आएगा पिछले लेक्चर्स को देख सकता है, उसमें साफ साफ बताया गया कि न्यूटन कैसे आता है। और
हमारा मीटर क्या है, एल स्क्वायर है, क्योंकि मीटर को एल से बताया जाता है, और सी क्या है हमारा, एटी है, ठीक है। फिर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल, 1L 2L 3L एंड T-2 T-1, तो T-3 और फिर A-1। ये हमारी फ्लक्स की विमीय सूत्र हो गई। क्या होगी विमीय सूत्र, ML 3T-3 A-1। रट के नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस जाना है, इस फॉर्मूले को याद कर जाना है। फाइव को ये तो याद होगा, इसको चैप्टर जो पढ़ा उसको तो याद करना ही पड़ेगा, और ये याद है तो ये पता है, ये पता है तो ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो बेवजह की बातें रटनी नहीं है। फॉर्मूला क्या हो गया, ML 3T-3 A-1। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, इसका सूत्र देख लिया, सूत्र के बाद विमा देख लिया, है ना, विमा देख लिया हमने, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, वो है गॉस का नियम। गॉस का नियम, पॉज कर, चलो प्ले करो। तो गॉस का, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस का नियम हमें याद होना चाहिए, ड्राइव के साथ, डेरिवेशन के साथ। तो ये गॉस का नियम है, ठीक है ना। इस नियम में हमने क्या प्रूव करना है कि इसका सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा ये है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब किसी पृष्ठ से उतना ही फ्लक्स गुजरेगा जितना कि उस पे आवेश है, और बटा का एप्सिलॉन नॉट होगा। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या उसके ऊपर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमारे वर्डिंग्स हैं गॉस लॉ के यहाँ पे, ठीक है ना, और उसके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम दो फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पहला तो ये हो गया गॉस का लॉ वाला, हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे प्रूव करना है हमें। तो इसमें हम इसको प्रूव करने के लिए हम दो बातों का यूज करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी दो बातें, आपको ऐसे नहीं लिखना है, समझने के वजह से बताया कि इसको प्रूव कर रहे हैं, बाकी आपको एग्जाम पॉइंट में ऐसे लिखना है कि सबसे पहले हम जानते हैं ई क्या होता है। ई होता है 1/4 पाई एफ। ई हमारा क्या होता है, तो ई जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये तो हम जानते हैं। फिर उसके बाद हमने अभी फर्स्ट में ही पढ़ा है फ्लक्स का डेरिवेशन, वो क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा, ये पढ़ा हम लोगों ने। अब इस दोनों को मर्ज करना है। अगर ई की वैल्यू को फाई वाले में पुट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आ रहा है भाई। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन सबको बाहर निकाल लें, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को बाहर निकाल दें, ये बचेगा हमारा, इस क्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, 1 के बदले Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और याद करो, अभी इससे पहले मैंने बॉक्स बनाया था यहाँ पे कि जो ये डी ओमेगा है, क्या है, ये डी ओमेगा है या ओमेगा है, ठीक है। तो ये हमारा डी फाई अभी है, क्या चल रहा है, ये डी फाई। तो डी फाई क्या हो जाएगा, तो डी फाई जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डी का ओमेगा, ठीक। मतलब ये हुआ कि जो हमारा डी फाई है, अगर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब समाकलन करने पर, है ना, समाकलन करने पर क्या होगा, जो फाई हो जाएगा वो होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। ये हो जाएगा ना भाई, तो डी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ ये डी ओमेगा है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा, ओमेगा होगा। अब ओमेगा क्या होता है, हमें पता है पहले से, ओमेगा होता है 4 पाई, क्या होता है, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई 4 पाई कट जाएगा, तो हमारा फाई क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया गॉस लॉ का प्रूविंग, छोटा सा प्रूविंग, बस यहाँ से वहाँ तक में प्रूव हो गया। याद क्या करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, जो आपको पहले से याद है, ठीक है। याद करना है, ई की वैल्यू फाई में पुट करनी है, फाई की वैल्यू सॉल्व करनी है, फिर यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में ओमेगा पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा
गॉस के नियम है। स्क्रीनशॉट कर सकते हो आप इसको, कॉपी में कॉपी आउट कर सकते हो। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस बात को इतने शॉर्ट में नहीं लिखोगे, ये समझने के लिए, और एग्जाम में समझ के जाना, रट के नहीं जाना है। एग्जाम में ये करना है कि आप इसके बदले लिखोगे कि माना किसी आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र हमारा E है, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपन आर स्क्वायर E है। अब वो उस फ्लक्स के किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या डी फाई हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये होगी दो फार्मूला। फिर लिखना है कि डी फाई में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर ये वाली बात लिख देनी है। यहाँ पे लिखना है डी फाई में ई का मान रखने पर, फिर ये प्रूविंग करना है। प्रूव करने के बाद यहाँ पे सीधा आपका मैथमेटिक्स से फिर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का लॉ। अब गॉस का लॉ का अनुप्रयोग करके हम लोग आगे प्रूविंग करेंगे, अलग अलग सरफेस से बद्ध फ्लक्सों की संगणना करेंगे। ठीक है, तो दो ही फ्लक्स है, दो ही गणना है यहाँ पे आगे। एक गणना है हमारी क्या, एक बेलनाकार पृष्ठ से, समतल पृष्ठ से, और कॉन्सेंट्रिक रिंग से, है ना। तो दो ही तीन डेरिवेशन है इसके आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, क्लोज। तो जैसा कि हमने गॉस लॉ भी पढ़ लिया है, अब हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, गॉस लॉ, तो जैसा आप न्यूमेरिकल देख रहे हो। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है कि आपको जो आवेश है वो कितना है, 17.7 माइक्रो कूलम। ठीक है ना, दैट मीन्स कि इसको आपको पहले कन्वर्ट करना है 17.7 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना, ये कन्वर्ट हो गया हमारा कूलम में, बिकॉज ये हमारा एसआई मात्रक है। और जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि ये एक घनाभ आकार का है। ठीक है ना, घन के आकार का है, और घन के आकार के, और जो इसकी इसकी जो अम, भुजाएं हैं, जो इसके साइड्स हैं, वो कितने हैं, वो हैं 0.03 मीटर। ठीक है ना, तो और ये आवेश रखा कहाँ पे है, केंद्र में रखा है। ठीक है ना, तो अगर ये केंद्र में रखा है, दैट मीन्स हमने अभी गॉस लॉ पढ़ा है, फ्लक्स की जो गणना वो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कितना है, वो है 17.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये हमारा इतना फ्लक्स इस पूरे क्यूब से गुजर रहा है। बट क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की संख्या। तो हमारे पास एक क्यूब में 6 पृष्ठ होते हैं, तो एक पृष्ठ से गुजरने पर के लिए 5/6। तो एक पृष्ठ के लिए जो हमारा फाई होगा, वो होगा 5/6, दैट इज 0.333 इंटू 10⁻6 कूलम, दैट इज 3.33 इंटू 10⁻5 कूलम। ये हमारा है आंसर। ठीक है ना, तो एक न्यूमेरिकल था जो आप एड ऑन टॉपिक है, जो है कि सतत आवेश वितरण, मतलब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है कि इसका, अब ये 3 तरह का वितरण होता है। ठीक है, बट ये कितना होता है, 3 तरह का होता है। ठीक, इसका काम है हमें गॉस लॉ के डेरिवेशन में। ठीक है ना, क्या काम है, देखिए पहला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हमने एक तार लिया, लंबा तार लिया, तो उस पे एक आवेश का वितरण है, तो उस पे जो चार्ज का डेंसिटी है वो है लेमडा इज इक्वल्स टू, वो क्या है, वो है लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन का एल, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसके बाद है हमारा अम, पृष्ठ क्षेत्रफल आवेश वितरण। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण, तो उसके लिए एक एरिया पर जो हमारा एक प्लेट है, चादर पे जो आवेश का वितरण है, वो हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन का ए। आपको ये सब याद रखना है, अभी आपको यूज़ करना है। अब देखिए, लाइन की बात हुआ तो चार्ज अपॉन का लंबाई, एरिया की बात हुई तो चार्ज अपॉन का एरिया। ठीक वैसे ही आयतन आवेश वितरण है। इसका मतलब है कि पूरे आयतन पे आवेश का वितरण किस घन घन में है, या किस डेंसिटी में है, चार्ज डेंसिटी समझो, तो उसे हमने बोला रो। तो रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन का वॉल्यूम। ठीक है, इन तीनों का हमें आगे गॉस लॉ में यूज़ करना है। आप इसे सेव कर लो,
स्क्रीनशॉट कर लो इस बात को, और फिर इसको आगे हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी दिखाते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गॉसियन नियम का अनुप्रयोग। तो क्या क्या इस नियम का अनुप्रयोग है? तो अनुप्रयोग ये है कि अलग अलग सरफेसेस में हम इसका ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम गॉस लॉ का इस नियम का प्रयोग करके बार बार अलग अलग तरह के सरफेसेस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हमारा, ठीक है, पहला है अनंत लंबाई की आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। इस टॉपिक को हम कैसे डिराइव करेंगे? तो सबसे पहले आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, पढ़ने के लिए और याद करने के लिए आपको ये सब बातें याद नहीं करिए। फ्रेमिंग है सवाल का, ये फ्रेमिंग ऐसे ही होगा तभी तो काम होगा ना। तो ये आपको सिर्फ समझना है। आपको एग्जाम में यहाँ पे लिखना है, इस हेडिंग डाल लिया। हेडिंग के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कि हमने एक अनंत लंबी तार ली जिसकी आवेश आवेश का घनत्व लेमडा है, लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल है। ये सब बातें आपको फ्रेमिंग करके सीखनी है, लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लंबी तार ली, ठीक। उस लंबी तार पे जो चार्ज का घनत्व है वो प्लस प्लस मैंने बांट दिया, ठीक है ना। ये प्लस प्लस है बांट दिया। तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो होगा एक सिलेंडर के रूप में, मतलब एक बेलन के आकार की होगी। मतलब इसके जो किनारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, गॉसियन पृष्ठ आएगा, वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म पे आएगा, ठीक है। तो हमने इस आर दूरी पर एक छोटा सा एरिया लिया जिसके थ्रू हम विद्युत फ्लक्स पता करने वाले हैं, ठीक है ना। विद्युत फ्लक्स पता करने वाले, तो उस इस डेरिवेशन के लिए तो सबसे पहले पहला गॉस का फॉर्मूला क्या है? वो है E इंटू डी ए, डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि इसमें हमने एरिया सदिश ऐसे लिया, विद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही लिया। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारा एंगल है थीटा वो हो जाएगा ज़ीरो, और थीटा ज़ीरो के लिए हमारा वन होता है कॉस। तो डी फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ई इंटू का डी ए। अब बहुत आसान सी बात है, अगर डी ए मेरा छोटा सा एरिया है और ये पूरा एरिया किस शेप में, सिलेंडर के शेप में, तो सिलेंडर की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होती है? वो होती है 2 पाई आर, गोले का परिधि 2 पाई आर इंटू का एल, इसकी लंबाई, ठीक है। 2 पाई, ये एल क्या है? ये इसकी जितनी लंबाई, ये हमारा तार है, ठीक है ना। 2 पाई आर एल, तो जो फाई हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है कि फाई आ गया, लेकिन हमारे पास जो तार है उस पर हमने अब क्या पढ़ा है? गॉस लॉ भी पढ़ा है। तो परंतु गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यहाँ पे लिखेंगे गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है। गॉस के नियम के अनुसार हमें यहाँ पे क्या लिखना है? जो हमारा फाई होगा वो होगा क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। तो भाई क्यू क्या है हमारा? तो क्यू आपने अभी पढ़ रखा था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट किया था आपने, कि जो लंबा अनंत लंबा तार होता है उसके लिए क्यू क्या होता है? लेमडा एल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा एल अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आप समीकरण एक को समीकरण दो से क्या करेंगे? समीकरण एक को समीकरण दो से तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा E इज इक्वल्स टू टू सॉरी E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। एल और एल कट जाएगा, क्योंकि समान है, तो हमारा E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ पे हो गया लेमडा। तो बेसिकली क्या हो गया? लेमडा अपॉन का आर, हाँ नहीं, लेमडा हो गया, क्या हो गया? ये हो गया लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा जो डेरिवेशन आया वो अनंत लंबे तार के लिए वो ई क्या आ गया? ई आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लेमडा, तो लेमडा को हटा दो, तो लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा डेरिवेशन आ गया इसके लिए, अनंत लंबे तार के लिए, ठीक है।
तो दिस इज द होल डेरिवेशन ऑफ द गॉस लॉ फॉर अनंत लंबे तार। ठीक है, ओके। तो दूसरा है हमारा, अभी गॉस लॉ का यूज ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसा कि आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, उसमें क्या लिखा है कि अनंत विस्तार की एक लंबी चादर के निकट विद्युत क्षेत्र पर, क्या है आपका, अनंत विस्तार की एक लंबी चादर के निकट क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमने एक चादर बनानी है। ठीक है, ओके, डन। तो इस पे जो हमारा विद्युत क्षेत्रफल आएगा वो ऐसा आएगा कि, ठीक है, ठीक है, तो अनंत लंबे चादर। ठीक, तो इस पे जो आवेश है वो इस तरीके से फैला रहेगा। ठीक है, बाकी आप एग्जाम में मेंशन कर दोगे कि एक चादर माना है जिसपे चार्ज घनत्व सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए है। ये सारी बातें आप मेंशन कर चुके होगे। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारा वो आएगा, इधर आएगा ई। ठीक है, और इसका एरिया सदिश तो एक ही तरफ होगा, तो डी ए इधर होगा और इधर आएगा हमारा ई। ठीक है, तो दो तरफ ई आएगा, है ना, दो तरफ आएगा ये। तो इस पे जो फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स इसका क्या है, फ्लक्स एक इस चादर के पृष्ठ से और एक दूसरे चादर के पृष्ठ से। तो बेसिकली हमारे पास दो फ्लक्स है, फाई वन प्लस का फाई टू। ठीक है, दोनों पृष्ठ से आएगा, फिर दोनों तरफ आवेश है भाई, चादर के एक तरफ और चादर के दूसरी तरफ। जो टोटल फाई है वो हो जाएगा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। यहाँ पे डी ए मैंने ड्रॉप कर दिया है। डी ए अगर आपको लगाना है, एग्जाम में लाइन बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू डी फाई वन प्लस डी फाई टू, डी फाई इज इक्वल टू डी ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक है, तो फिर ये हो क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा फाई है वो क्या हो जाएगा, टू ई ए। ठीक है, तो ये तो पहला डेरिवेशन आ गया, पहला फॉर्मूला आ गया, हम जो जानते हैं। दूसरा, परंतु गॉस के नियम के हिसाब से, ठीक है ना, परंतु गॉस के प्रमेय के हिसाब से क्या है, जो हमारा फाई होना चाहिए वो होना चाहिए क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। और आपने पहले से बता रखा है, यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रखा है कि एग्जाम में आपने मेंशन कर रखा है कि जो क्यू है वो आपका क्या है, क्यू हमारा क्या है, वो है सिग्मा इंटू ए। तो फाई हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फाई हमारा, फाई हो जाएगा सिग्मा इंटू, हो फाई क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप रीजन डाल सकते हो, सिंस सिंस या चूंकि जो सिग्मा है वो होता है क्यू अपॉन का ए, इसलिए क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू का ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये समीकरण 1 है, हाँ जी, और ये समीकरण 2 है। ठीक, तो अगर 1 और 2 की तुलना करने पर, 1 इक्वल्स टू 2 करने पर क्या आ रहा है, टू ई ए इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ए और ए कट जाएगा, तो इस केस में हमारा जो ई आया है वो कितना आया है, ई आ गया है सिग्मा अपॉन का टू एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस रिजल्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे के 2-3 सवाल आपका ये एग्जाम में उठ के चले आते हैं डायरेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको, इस चादर को, लंबे तार को, और फिर उसके बाद प्लेट को, इनको आपको इंपॉर्टेंट मानना है, टिक लगाना है, पढ़ के जाना है, बिकॉज काफ़ी छोटा डेरिवेशन है, 2-3 लाइन का है बस। अगर आप मैथमेटिकली चीज़ों को समझ, मैथमेटिकली नहीं, अगर आप लॉजिकली थोड़ा सोच के पढ़ोगे ना, तो इतना ही है इसमें, इसमें कुछ, अगर कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर इस बात को समझा दीजिए फिर से, तो मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि उस बात को समझने का फिर कोई और तरीका होगा, जिसके लिए मैं आपको एक अदर फर्दर कोई वीडियो डाल दूंगा आपके प्रॉब्लम के हिसाब से, आपके जो भी आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसको आप बताते रहिए। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा अनुप्रयोग ये है कि एक समान आवेशित गोली पृष्ठ के कारण विद्युत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, तो क्या है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कहने के, तो अब हमारे पास ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले आपने एक गोलीय पृष्ठ बनानी है। ठीक,
इस गोलीय पृष्ठ में आपने क्या देखना है, इसकी रेडियस क्या है। तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। इसके बाद स्मॉल आर, इसकी नहीं, इसकी रेडियस है कैपिटल आर रखो, बिकॉज कुछ बुक्स में कन्वेंशनल इसको कैपिटल आर माना है, तो हम कैपिटल आर मानेंगे, एनसीईआरटी में माना है, तो हमें इजी लगेगा समझने में क्या है बात, ठीक है। और इसका जो गॉसियन पृष्ठ आएगा वो एक्चुअल में क्या आएगा, वो ये आएगा गॉसियन पृष्ठ कि इससे आर दूरी पर मुझे गॉसियन पृष्ठ मिला, जो कि ये धनावेशित गोला था। क्या गोला था? धनावेशित एक गोले का एक गोला था, ठीक। तो इस पे जो फ्लक्स हमारा आएगा इस गॉसियन पृष्ठ पे, वो आएगा ई इंटू डी ए। फिर से डी फाइव वाला लॉजिक है, तो फाइव देखो बार बार जो स्टेप रिपीट करे पढ़ने के टाइम में, एग्जाम में तो लिखना है आपको, पढ़ने में आपने एक बार पढ़ लिया, फिर याद रखो कि ये स्टेप रिपीट हुआ था, ऐसा हुआ था, ये फिर से वही हो रहा है, तो उसे हर बार नहीं याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो आप उसे ड्रॉप आउट कर सकते हो स्टडी टाइम में, लिखने में फिर लिखना है उसे, ठीक है। बाकी कॉस्ट है, ड्रॉप आउट है, देख रहे हो ना आप, यहाँ से भी ड्रॉप आउट है, बिकॉज हमें पता है वो आना है, एग्जाम में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, पढ़ने में लिखेंगे। तो फाइव इज इक्वल्स टू ई है, ठीक। तो ये हमारा ई हो गया। अब हमारा ए कितना है, तो हमें पता है ये ए क्या है, एक गोला है। तो गोला का क्या होता है गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो ई हमारा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, जो ये गोलीय पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, उसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र चाहिए था ना, फ्लक्स चाहिए था, तो उसका फ्लक्स है ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, परंतु गॉस के नियम अनुसार क्या होता है, गॉस के नियम से जो फ्लक्स होता है वो होता है क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू हमारा सिग्मा इंटू ए, ये तो था सिग्मा इंटू ए, तो सिग्मा इंटू ए यहाँ भी रहेगा, सिग्मा इंटू ए अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ए है वो है 4 पाई और फिर कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कट जाएगा और हमारा जो ई आएगा वो कितना आ जाएगा, तो जो हमारा ई आएगा वो आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया किसी पृष्ठ के कारण। अगर ये हमारा अंदर आ जाएगा, पृष्ठ हमारा अंदर आ जाएगा, मतलब किसी छोटे रेडियल डिस्टेंस पे, ऐसे डिस्टेंस पे जहाँ पे आर हमारा कहाँ है, अंदर है, इस सरफेस के अंदर है आर हमारा, तो इस आर डैश के लिए जो हमारा ई होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसीलिए ये ज़ीरो हो जाएगा। और ये ज़ीरो होने की वजह से सब कुछ हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा कि अगर ये हमारा गोलीय पृष्ठ है तो यहाँ हमें कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं मिलेगा, यहाँ जीरो रहेगा, फिर उसके बाद ये घटता हुआ चल जाएगा। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूले में, ठीक है ना। आर स्क्वायर जैसे जैसे रेडियस जैसे दूर जाएंगे आप, वैसे वैसे आपका ये कम होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें आवेश रेखी घनत्व घनत्व क्या दिया है, वो दिया है 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। और उसके बाद जो रेडियल डिस्टेंस जिसके जितने दूरी पे मुझे चार्ज जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एक लंबे तार के निकट, वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे
तो 4/100 मीटर। ओके, अब फार्मूला आप या तो याद रखो या आप ये करो कि आप इसको अपने समझ से एक हल्का सा साइड में छोटा सा निकाल, यहाँ पे निकालने के लिए आप ई डी ए चाहिए, है ना। तो ई ए चाहिए आपको निकालने के लिए, और क्या चाहिए, गॉस का लॉ क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। देखो ये फार्मूला याद करने से बेहतर है, मैं किसी फार्मूला को याद ही नहीं करता हूँ, ना याद करने देता हूँ। समझ होना चाहिए इस फार्मूला समझने के लिए, वो आप मन में बगल में कर लो यहाँ पे, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पता है तो, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर ये नहीं हो सकता। तो ई हमारा कितना हो गया, वो हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन का आर। आ गया ना, फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले को क्या लिख दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन का आर। अभी अगर यहाँ पे 4 होता तो हमारा काम बन जाता, तो 4 कर दो, तुम्हारी मर्जी भाई, लेकिन 4 करोगे तो ऊपर 2 लेमडा आपको लगाना पड़ेगा। फिर इसकी वैल्यू क्या है, क्यों हमने इसको ऐसे किया था, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, तो ये हो गई। 2 तो 2 ही होता है ना। लेमडा क्या दे रखा है, 2 × 10⁻⁻6, और नीचे है 4/100, तो अपॉन का आर, तो 4/100 ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻2, ठीक है ना। तो ये 2 2 जा 4 कट गया, सीधे आंसर आ गया हमारा। ये हो गया 9 10 11, 10 के ऊपर सारे पावर्स को जोड़ दो, तो 9 10 11, और ये जोड़ने -6 को जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, तो 11 में से 6 गया 5, तो 9 × 10⁻⁻5, और ई हमारा क्या होता है, फोर्स अपॉन का कूलम, मतलब न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्या आंसर हमारा, 9 × 10⁻⁵, सॉरी 9 × 10⁻+5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये हमारा क्या है, सॉल्विंग आंसर है। जो एक लंबे तार के, एक लंबे तार के जिसका रेखीय घनत्व 2 × 10⁻⁻6 है, उससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारा 4 सेंटीमीटर दूरी पे है, और वो है 9 × 10⁵, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो डाउट के थ्रू एज पोस्ट कर सकते हो कमेंट पे, या फिर आपको कुछ फ़ोन नंबर आप देख लेंगे, उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।